हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेतु, या जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु में क्या करते हैं हम लोग। इससे पहले एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसको हम लोग कहते हैं कि किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा। किरचॉफ के नियम में ये पढ़ा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं जो अननोन प्रतिरोध है, जबकि आप किरचॉफ के नियम में क्या ज्ञात करते थे, वैद्युत धारा को फाइंड आउट करते थे, ज्ञात करते थे। ठीक है, तो वैद्युत धारा अगर आपने ज्ञात कर लिया है तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ने, जो इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम प्रोफेसर व्हीटस्टोन था, उन्होंने कहा कि व्हीटस्टोन प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया उन्होंने। ठीक है, जिससे किसी चालक का प्रतिरोध क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक ब्रिज बनाया। इस ब्रिज में होता क्या है, देखो इस ब्रिज में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण यानी इसके एक डायगोनल में हम लोग धारामापी, जिसको आप कहते हैं गैल्वेनोमीटर, हम लोग जोड़ देते हैं, तथा दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं, सेल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब आप पैरेललोग्राम बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे, तो उसमें क्या होंगे, दो आपको विकर्ण मिलेंगे। ठीक है, एक में क्या करेंगे हम लोग धारामापी और दूसरे में सेल जोड़ देंगे। तो सेल द्वारा सेतु में वैद्युत प्रवाहित करने पर धारा में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड कहलाएगा। यानी कि जब हम लोग धारा में उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तो जब वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा कि वहाँ पर कोई भी जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस दशा में क्या होगा कि चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न यानी चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो प्रतिरोध होगा, अब चतुर्भुज में कितने भुजाएं होंगी, चार भुजाएं होंगी, यानी प्रतिरोध कितने होंगे, चार होंगे। ठीक, तो चतुर्भुज में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, चार भुजाएं, चार आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। उन प्रतिरोधों का मान क्या है, पी क्यू आर तथा एस है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पी अपॉन क्यू किसके बराबर हो जाएगा, शेष दो संलग्न के भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी आर तथा एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या मैंने माना, चित्र एक में चार प्रतिरोध पी क्यू तथा आर एस हैं, और चतुर्भुज को ए बी सी डी चार भुजाओं से हम लोगों ने क्या काम किया है, जोड़ दिया है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि एक आपके लिए क्या बना देता हूँ, पैरेललोग्राम, यानी जिसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। देखो, तो मैंने माना चतुर्भुज में चार प्रतिरोध पी क्यू आर तथा एस हैं। ठीक, तो मैंने चार पहले भुजाएं बना लूँ। एक भुजा हो गई हमारी, ठीक है, एक भुजा हो गई। दूसरी भुजा हमारी ये हो जाएगी दूसरी भुजा। ठीक है, तीसरी भुजा हमारी ये हो जाएगी, और चौथी भुजा हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी चौथी भुजा। तो मैंने क्या काम किया, माना चित्र में चार प्रतिरोध पी क्यू आर तथा एस हैं, तो मैंने कहा ये पी प्रतिरोध हो गया, ये क्यू प्रतिरोध हो गया, ये आर प्रतिरोध हो गया, ये एस प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध होंगे। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो चार प्रतिरोध हैं चतुर्भुज ए बी सी डी को हमने क्या किया, चार भुजाओं से जोड़ दिया। ठीक है, तो चार भुजाओं से जोड़ दिया। तो मैंने कहा ये वाला जो है भुजा क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, ये वाला सी कहलाएगा, ये वाला डी कहलाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपने क्या करी हैं, मान ली है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें चार प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। अब इसको चारों प्रतिरोधों को मैंने एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी, अब देखो कितने विकर्ण हैं, ये और एक ये डायगोनल हो गया, ये और एक ये डायगोनल हो गया, दो विकर्ण हो गए। ठीक है, तो ए सी एक विकर्ण, बी और डी एक विकर्ण हो गए। तो क्या लिखा हुआ है, एक विकर्ण में हम लोगों को क्या जोड़ देना है, धारामापी, यानी कि गैल्वेनोमीटर। तो मैं क्या काम करता हूँ कि इस वाले से मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, लेकिन विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए
मैंने साथ में क्या लगा दिया, एक की भी लगा दिया, ठीक है। तो ये रहा धारा मापी जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और ये रहा, ठीक, ये हो गया। अब दूसरे वाले को हम लोगों को क्या करना है, देखो दूसरे वाले को हम लोग किससे जोड़ देंगे, दूसरे वाले को जोड़ देंगे इलेक्ट्रिक सेल से। तो ये लो, मैंने इसको क्या काम किया, इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दिया, लेकिन इसको फिर से इलेक्ट्रिक सेल को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या काम किया, अगेन एक की लगा दी, ठीक। तो ये हो गया, ओके। तो एक डायगोनल को गैल्वेनोमीटर से, दूसरे डायगोनल को हम लोगों ने किससे जोड़ दिया है, इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल को ई से डिनोट करते हैं और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर फिर से वही सारी चीज़ें हम लोग मान लेते हैं। तो अब देखो ये मैंने क्या काम किया, मैंने कहा अभी तो सर्किट ओपन है, ये जो की है K1 है और ये जो की है K2 है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ लिखा है, सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में विक्षेप ना हो तो सेतु संतुलित या बैलेंस्ड कहा जाता है। तो अभी तो ये की ओपन है, बंद ही नहीं है, तो धारा तो बहेगी ही नहीं। तो मैंने क्या काम किया, इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा, आई विद्युत धारा। जब पॉइंट ए पर विद्युत धारा पहुंचा तो क्या हो जाएगा, एक विद्युत धारा इधर से चला जाएगा, एक विद्युत धारा इधर से। तो ये वाला विद्युत धारा क्या कहलाएगा, I1 कहलाएगा, और ये वाला विद्युत धारा क्या कहलाएगा, I2 कहलाएगा। बी पॉइंट पर आया, वही करंट यहाँ पर आया, वो करंट किस में हो गया, देखो I1, और यहाँ पहुँच गया बिंदु C पर। इसी प्रकार R से होते हुए यहाँ पर आया I2, और यहाँ पर आया I2, और यहाँ पर आया I2, ठीक है, बिंदु C पर पहुँच गया। तो देखा जाए तो अभी ये क्या काम किया, मैंने इसको बंद कर दिया, ओके। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ अब कुछ कि P तथा Q प्रतिरोध में, P तथा Q प्रतिरोध में, Q प्रतिरोध में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कौन सी है, I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। अब R तथा S में क्या है, I2 विद्युत धारा है, R तथा S में I2 विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, इसके अलावा क्या लिख देता हूँ कि गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी तथा इलेक्ट्रिक सेल को की से जोड़ दिया है, ठीक है। तो धारामापी को की K2 तथा सेल को की K1 से जोड़ दिया है, ओके, बहुत सही, ठीक है। तो देखो ये वाली जो लिखा हुआ था बेटा, अब यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, विद्युत धारा प्रवाहित हुई, इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में विक्षेप ना हो, इसका मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्शन ना हो। डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब ऐसे सीधी लाइन हो, अगर ऐसे हो गया तो मतलब डिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, विक्षेप कहलाएगा। तो ये संतुलित नहीं होगा, संतुलित नहीं होने का मतलब P/Q = R/S नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई। अब क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ये तरीका है कि हम लोग भाई किरचॉफ का नियम पढ़ चुके हैं, उससे सॉल्व कर लें। दूसरा जो है, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर विद्युत विभव VA मान लें, VB मान लें, VC मान लें, VD मान लें, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, फिर क्या काम करें, VBD का डिफरेंस इस वाले से निकाल लें और इस वाले से निकाल लें, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने कहा विद्युत धारा देखो ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विद्युत धारा I1 के अकॉर्डिंग, I1 के लिए ये हो गया। इसको मान लेते हैं लूप 1।
I1 के अकॉर्डिंग विद्युत धारा ऐसे आएगा और फ्लो कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये किसको मान लेते हैं, लूप 2 मान लेते हैं। इसमें भी ये क्या हो गया, I1। तो देखो I1 तथा I2 की जो विद्युत धारा का डायरेक्शन है वो क्या है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी विद्युत धारा, एक चीज़ याद रखना, विद्युत धारा यहाँ से आ रही है, यानी कि इसमें जो आएगी वो नीचे की तरफ होगी, इसमें विद्युत धारा I2 जाएगी ऊपर की तरफ। तो जब भी विद्युत धारा नीचे की तरफ होगी, इस विद्युत धारा को हम लोग निगेटिव लेंगे, नीचे की तरफ यानी निगेटिव, ठीक है। तो लूप 1 में मैंने लिख दिया, लूप 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, ये वाला देखो V = कितना होता है, IR होता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना है, P है। तो यानी कि नीचे की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो -I1P। इसमें बेटा कहाँ पर होगा, देखो ये हो गया, लेकिन I2 का डायरेक्शन देखोगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +I2, और ये क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस R होना चाहिए, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो जो विद्युत धारा यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम था वो क्या था, डेल्टा V बराबर 0 था, और वी नो दैट V बराबर कितना होता है, IR होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करें, लूप 2 में देख लेते हैं। तो लूप 2 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखो फिर से I1 वाला बेटा डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, और I2 वाला ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, -I1Q + I2S बराबर 0, ठीक है। अब इस वाले को अगर थोड़ा और सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, -I1P बराबर -I2R हो गया समीकरण 1, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो I1P बराबर I2R। ये इसको और सॉल्व कर लें तो क्या मिल जाएगा, -I1Q बराबर -I2S, ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या काम करते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर तो देखो I1P अपॉन I1Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R डिवाइडेड बाई I2S, I2 से I2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, रिलेशन निकाल लिया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई वही चीज़ हम लोगों को मिल गया कि प्रतिरोध के किसी भी दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब मान लो यहाँ पर जैसे आपको P की वैल्यू यानी कि प्रतिरोध P का मान ज्ञात करना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, QR/S हो जाएगा, ठीक है। यदि P प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो, मान ज्ञात करना हो, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसकी सेंसिटिविटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा अधिकतम कब होती है, ठीक है। तो इसकी सेंसिटिविटी जो अधिकतम होगी वो हम लोग बोलते हैं कि यदि P बराबर Q बराबर, यदि P बराबर Q बराबर R बराबर S, यानी कि जो चारों प्रतिरोध हों उनके मान जो है बराबर हो जाएं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, सेतु सबसे अधिक सेंसिटिव होगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
सबसे अधिक सेंसिटिव होगा। ठीक है, अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर प्रतिरोध नापने का जो व्यवहारिक यंत्र है उसकी बात करें तो दो व्यवहारिक यंत्र हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर अगर दो चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो पहला जो है वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पहला कौन सा है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, तो ये दूसरा वाला क्या कहलाएगा, मीटर ब्रिज कहलाएगा। और ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर प्रतिरोध नापने के दो व्यवहारिक यंत्र जो ज़्यादातर प्रयोग लाए जाते हैं। लेकिन ये जो मीटर ब्रिज होता है ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स से। मीटर ब्रिज से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, पी क्यू आर तथा एस कोई भी अगर एक प्रतिरोध की मान ना पता हो तो वो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा।